मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप साइलेंट हो। हाँ, मैं अभी तक बोल नहीं रही थी, जरा बुक शेयर कर रही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबसे पहले इनिशियली सिर्फ हमारे पास एक ही एक्ट हुआ करता था, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बड़ा हो गया और उसी में पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स के जो भी पोर्शंस है वो वहीं से कवर होते थे। धीरे धीरे लीगल केसेस काफी आने लगे। ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि केसेस काफी आने लगे, तो इसलिए ये महसूस हुआ कि अब हमें सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो एक्ट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके और एक सेपरेट एक्ट फॉर्म करना चाहिए। और इसी तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप को भी बाहर निकाल लिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस थे, सेक्शन 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनको वहां से निकाला। ये वाले सेक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। 76 से 123 हमने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला और उनसे हमने सेपरेट एक्ट बनाया। इनिशियली इसका नाम था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑब्जेक्टिव का पेपर आपका होगा, इसलिए आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। पूरा नाम एक्ट का था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम जल्दी जल्दी में इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद कर लेते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हमारे हेडिंग में भी दिया हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1933, बट एक्ट जो है वो है द सेल ऑफ, ये रहा आपका नाम, आपको ये याद रखना है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ये एक्ट कब आया? एक्ट आया 1 जुलाई 1930 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एक्ट की इन्फोर्समेंट की डेट और वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से इसमें से बन जाता है। एक्ट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, ये भी हमें पता होना चाहिए, एक्ट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जहां पे आपको पता है कि सेक्शन 2 जो होता है वो सेक्शन 2 सभी एक्ट के अंदर डेफिनेशन डिफाइन किया होता है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया था कि जैसे डेफिनेशन सेक्शन 2 होता है, तो सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लिखना चाहते हैं तो आपको सब सेक्शन भी मार्क करना पड़ेगा, तभी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सभी को पता है कि डेफिनेशन है तो सेक्शन 2 में होगी। तो अगर आप सेक्शन 2 लिख देते हैं तो आप कुछ स्पेशल नहीं करते जिसमें कि आप मार्क्स गेन कर सके। तो जैसे सपोज आप गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर यहाँ पे सेक्शन कोड कर रहे हैं तो आपको कोड करना पड़ेगा गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27। और गुड्स की डेफिनेशन आज से लेकर फाउंडेशन लेवल से लेकर आगे लाइफ में जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कहीं भी आप कोड किया जाता है तो गुड्स की डेफिनेशन हम ऐसे ही कोड करते हैं कि गुड्स अंडर सेक्शन 27 डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हम वहां से रेफरेंस लेते हैं। इसलिए ये गुड्स की इंपॉर्टेंट बहुत डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं बायर। बायर सिंपल मींस बायर हु बाइज और एग्रीज टू बाइज। एग्री का मतलब होता है अभी हमने बाई नहीं किया, जैसे हम बुक कोई भी गुड्स को, कोई भी प्रोडक्ट को हम बुक करा के आते हैं। कार परचेज करनी है, कार को हमने बुक करा दिया, तो वी आर ए फ्यूचर बायर। हमने एग्री किया कि आप ये कार हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली लेकर आइए, ये कलर लेकर आइए, हम इसे बाय करेंगे। तो पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाइज। अब बाइज और एग्रीज टू बाइज में क्या डिफरेंस होता है? मैम एग्रीज टू बाइज में हम फ्यूचर में बाय करते हैं गुड्स को। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एग्रीज टू बाय में हम फ्यूचर में बाय करेंगे, यानी कि जो पेमेंट टर्म्स है और डिलीवरी है, दोनों साइड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है 2 पार्ट होते हैं, दोनों का पोर्शन अभी फ्यूचर में कंप्लीट होगा। बट बाइस में क्या होता है, आज की डेट में कंप्लीट हो गया, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमने अगर पेमेंट आज कर दी, डिलीवरी कल हो रही है, तो वो भी हम बाइस में ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ सेलर, 1 मिनट। नाउ सेलर
who sells और agrees to sales। बहुत छोटी डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको अगर कोट कर रहे हो सेक्शन तो आपको कोट करना पड़ेगा डिफाइन अंडर सेक्शन 213, सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। इतना डिफाइन पूरा कोट करने के बाद आपको उसका मतलब एडवांटेज मिलेगा सेक्शन कोट करने का। जस्ट आपने सेक्शन 2 कोट कर दिया तो ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन होगा, बट मार्क्स में इतना वेटेज नहीं मिलता है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत छोटी डेफिनेशन है, क्लियर का डेफिनेशन है, आराम से पूछी जाती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गुड्स, सेक्शन 27। इसका सेक्शन जरूर याद कर लो, 27 हमेशा काम आता है, हमेशा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, एक तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर कवर होती हैं सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल जो मूव हो जाती हैं, इमूवेबल जो मूव नहीं होती, अर्थ के साथ अटैच होती हैं, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ नहीं कवर होती है, वो होती है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल ऑफ गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी कभी भी किसी के अंदर नहीं आता, कोई सेल ऑफ गुड्स में मनी का कवर नहीं होगा गुड्स के अंदर। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जितना जल्दी बताओगे उतना मैं जल्दी कवर करूंगी, क्योंकि आपको BR नहीं, मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या समझते हो, बस उतना बता दो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। मैम आप बता दो। अच्छा मैं बता देती हूँ। एक्शनेबल क्लेम क्लियर कर लो, लाइक लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट में क्या आता है, मेरे पास टिकट है तो मुझे उसका प्राइस आज मिले, जरूरी नहीं है ना, अगर मैं उसे विन करूंगी तो मुझे वो मिलेगा, मतलब मैं उसे, मुझे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लॉटरी टिकट अगर मेरे पास है और मेरा जो नंबर है, मैंने अगर मुझे पता चलता है कि ये नंबर विन किया है और मैं प्राइस को क्लेम कर रही हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास लॉटरी टिकट प्रेजेंट नहीं करूंगी, ऐसे केसेस आपने मूवीज में देखे होंगे, टिकट खो गया, टिकट कहीं और चला गया, तो वो टिकट जो प्रेजेंट करेगा उसको मिल जाएगा। तो जो टिकट होता है लॉटरी टिकट्स, उसको हम गुड्स नहीं मानते हैं, ठीक है। और वो एक्शनेबल क्लेम है, मतलब जो टिकट को प्रेजेंट करेगा उससे वो क्लेम मिल जाएगा। तो दिस इज द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। हम सभी को पता है स्टॉक एंड शेयर्स क्या होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, मैंने अभी एक वर्ड कोड किया था जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बता रही थी आपको, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो अर्थ के साथ अटैच होती है। अब आप कहोगे ग्रोइंग क्रॉप्स भी अर्थ के साथ अटैच है, ठीक है ना, क्रॉप ग्रो हो रही है तो अर्थ के साथ अटैच है। बट क्या होता है, ये क्रॉप को हम काट के सेल कर सकते हैं, या हम पूरी आपने सुना होगा संतरों के बाग, आम के बाग पूरे खरीद लिए जाते हैं, फसल खरीद ली जाती है, जब वो फसल तैयार हो जाती है तो हम पूरे आम जो है वो निकलवा लेते हैं, उनको पैक करा के हमारे हो जाते हैं। वो पेड़ हमारे नहीं होते, उसकी फसल हमारी होती है। ऐसे ही हम कहा जाता है कि संतरे के बाग, हमने इस साल हमने संतरे का बाग खरीद लिया, उनको संतरे निकाल के हम अपनी पूरी फैमिली को पैक करा के सेल कर देंगे, दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, सॉरी। तो वो क्या है, जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, और वो इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर गुड्स में कवर होती है। एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड। सीवर्ड मतलब आप उनको निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ। नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सेक्शन 2(4) के अंदर डिफाइंड है। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, warehouse keeper certificate, war fringer certificate, railway receipt, warrant or order for the delivery of goods. Now जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सब कुछ पता होगा, डॉक वारंट क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आपको पता होगा क्या होता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। कम ऑन फास्ट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट क्या होता है? नहीं आइडिया? ओके, वेयर हाउस में क्या करते हैं हम लोग, अपना गुड्स डिपॉजिट करते हैं, स्टोर करते हैं,
ठीक है, जैसे सीमेंट की बोरियां हैं, हमने वेयर हाउस में रखी हुई हैं, तो कितनी सीमेंट्स की बोरियां वहां रखी हैं, ये एक जो सर्टिफिकेट वहां का जो वेयर हाउस कीपर जो इंचार्ज है उसका, वो हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है कि इस कंपनी की इतनी बोरी मेरे पास स्टोर है, उसको हम वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट कहते हैं। होता क्या है कि हमें अगर सेल करनी है सीमेंट, अगर हमें बोरियां सेल करनी है, जहां से मैन्युफैक्चर हुआ सीमेंट फैक्ट्री से, वहां से वो ट्रक के लोड होके या उनकी वैगन से लोड होके वेयर हाउस में आके सीमेंट की बोरियां स्टोर हो गई। अब हमें जिसे सेल करना है, हम उसे पूरा का पूरा वेयर हाउस का जो मटेरियल है वो सेल कर देंगे। वो सेल का मतलब ये नहीं कि इमीडिएट निकालो यहाँ से और ले जाओ, वो वहां से निकालेगा जो बायर है, तो उसे फिर किसी वेयर हाउस में या तो स्टोर करना पड़ेगा या जो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट है वो वहां पे ले जाना होगा। इमीडिएट उसके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे इतनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसी वेयर हाउस को अपना उसका जो सर्टिफिकेट है वेयर हाउस सर्टिफिकेट वो ले लेगा, उसके कीपर का सर्टिफिकेट ले लेगा। अब ये मटेरियल पे उसका राइट हो गया, और उस दिन से जो भी रेंट बनेगा वो उसका बायर जो है वो रेंट दे देगा, तो उसको ये सीमेंट की बोरी स्टोर करने के लिए दूसरा वेयर हाउस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमीडिएट। राइट नाउ व्हाट इज वार फ्रिंजर सर्टिफिकेट? ये आप इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज वार फ्रिंजर सर्टिफिकेट? कभी सुना है? कोई मैम ये कुछ पोर्ट से रिलेटेड है। हाँ, पोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन क्या होता है? वार फ्रिंजर क्या होता है? हाँ, कोई आवाज लिख लो। प्लेस वेयर goods are stored before and after shipment. Before and after shipment. भाई शिप में लोडिंग हो रही है, उसके पहले कहीं तो गुड्स स्टोर करोगे ना, या शिप पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे और वहां पहुंच के अनलोडिंग हो गई, तो अनलोडिंग होने के बाद और डिलीवरी के पहले कहीं तो हमारा गुड्स स्टोर होगा। तो जहां स्टोर होगा वो दोबारा कितना, बताना। प्लेस वेयर गुड्स, प्लेस वेयर गुड्स आर stored before and after shipment. बिफोर एंड आफ्टर शिपमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। रेलवे रिसीप्ट, इसी तरीके से जो रेलवे के पास गुड्स होता है वो उसकी एक रिसीप्ट दे देते हैं हमें कि हम इतना मटेरियल आपका ये क्वालिटी का ये चीजें का इस वैल्यू को हम लेके जा रहे हैं। वारंट एंड ऑर्डर्स सिंपल एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम करते हैं। नाउ आगे चलते हैं। फ्यूचर गुड्स, जैसे नाम से सजेस्ट होता है, आज गुड्स तैयार नहीं है, आगे होने वाला है, तो क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्यूचर, मैन्युफैक्चर्ड, produced or acquired by the seller. Manufactured अभी बनाया जाएगा, produced अभी उगाया जाएगा, acquired कहीं और से हमें कलेक्ट करना है और आपको फिर सेल करना है। ठीक है, मेडिसिन होती हैं, अब मुझे काफी मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं होती, मैन्युफैक्चर्ड होती है, बनाई जाती है। या फिर क्या होता है, हमें अब हम कहाँ ढूंढे कि कौन सी मेडिसिन किसके पास है, हमें 4-5 मेडिसिन चाहिए, तो हमने एक को ऑर्डर दे दिया। अब वो उसका काम है कि होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से वो एक्वायर करके हमें डिलीवरी करेगा, तो दे आर फ्यूचर गुड्स। प्राइस जो भी आप देना चाहोगे मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जो भी आप गुड्स के रिटर्न में हम पे करेंगे उसमें बार्टर सिस्टम वाला नहीं आएगा। ठीक है, प्राइस मनी या मनी कंसिडरेशन ही ओनली होती है। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, it means goods identified and agreed upon at the time of a contract of sale is made. Specified goods, identified, agreed upon. सपोज मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरे पास चेयर्स है, गार्डन चेयर है, स्पेसिफिकली गार्डन चेयर है, गार्डन चेयर की मेरे पास 25 वैरायटी है, 25 वैरायटीज है। ठीक है, मैं गार्डन चेयर लेने जा रही हूँ, मैंने उस 25 वैरायटीज में से एक वैरायटी को फाइनल कर दिया, सपोज उसका नाम उन्होंने दे रखा है तो हमने डी कैटेगरी की उसको फाइनल कर दिया, प्लस जहां पे डी का लॉट है, जिस जगह पे वो डी का लॉट स्टोर्ड है, उसमें से मैंने अपने लिए 8 चेयर आइडेंटिफाई कर ली।
कि ये 8 चेयर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैंने उनको चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया जिसे कहते हैं, और करके मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये जो है डी क्वालिटी का 8 जो गुड्स हैं, डी स्पेसिफिकेशन का 8 जो चेयर्स होंगी गार्डन चेयर, वो मेरा स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। इट मींस गुड्स आइडेंटिफाइड and agreed upon at the time of contract of sale is made। ठीक है, और एग्जांपल दो, आप लोग अपने लिए कोई शर्ट परचेज करने जाते हैं, बिग बाजार गए, पेंटालून गए, आपने कोई शर्ट परचेज की, परचेज को आइडेंटिफाई, परचेज नहीं किया अभी, आपने परचेज करने के लिए वो शर्ट को ट्राई लेके सब कुछ करके उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और वो जो सेल्समैन है, आपने जिस शर्ट को आइडेंटिफाई किया, ट्राई किया, उसने उस शर्ट को जल्दी से मिला दिया। आपने तो 10-15 शर्ट को ट्राई किया था और उसने वो शर्ट को मिला दिया, और कहेगा शर्ट तो शर्ट ही होती है, अब दूसरी ले लो, तो क्या आप लोगे दूसरी? नो मैम। नहीं लोगे ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी जो स्पेसिफिक एक शर्ट थी उसको आपने आइडेंटिफाई किया था, उसका कलर पसंद था, उसके साइज, उसके एवरीथिंग इज ओके, आपके लिए उसको मटेरियल भी अच्छा था, तो वो शर्ट आपके लिए स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगी। ठीक है, यस नाउ मैम। अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यस मैम। Okay, contract of sale. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. ये एक definition होती है section 4(1) में, contract of sale की definition, इसे learn कर लेना। A contract of sale of goods is a contract, simple है, सब कुछ clear हो गया होगा अभी तक, where the seller transfers, seller transfers, या तो अभी कर रहा है ट्रांसफर, या agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a agreed price, वो प्राइस जो दोनों के बीच में एग्री हो गया। अब एग्री प्राइस हम लोग को सभी को पता है, सपोज किसी गुड्स की प्राइस है 50 रुपीज और हमारा उसके साथ नेगोशिएशन बार्गेनिंग होते होते हमने उसको 35 पे एग्री किया, तो अब इस गुड्स की प्राइस हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 हो जाएगी। क्लियर? नाउ दूसरी चीज एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में? मैम सेल में ना मैम ट्रांसफर इमीडिएट, मतलब पोजीशन जो है ना वो ट्रांसफर इमीडिएट हो जाता है, और एग्रीमेंट में मैम फ्यूचर डेट भी हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। सेल में मैं उसको चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लिखना कम है। सेल इमीडिएट गुड्स, an agreement to sale is future goods. ओके, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4(3) सेल, और सेक्शन 4(3) में ही एग्रीमेंट टू सेल भी दिया हुआ है, ये डेफिनेशंस दी हुई है। एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड एज कंडीशनल सेल। आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए एक बार कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो आपके स्टडी नोट्स हैं उनको गो थ्रू प्लीज जरूर हो लीजिएगा। ऐसे जो सेंटेंस हैं ये बहुत आराम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएंगे। एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड एज कंडीशनल सेल, where an agreement to sell provides that the ownership of the goods shall be transferred at some future date. हाँ जी मैम, एग्रीमेंट टू सेल में पेमेंट बाद में भी होती है ना? सेल में भी पेमेंट बाद में होती है। अच्छा, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ फ्यूचर पे छोड़ दिया गया है, गुड्स भी तैयार नहीं है। लेकिन सेल में ऐसा होता है कि गुड्स अभी इमीडिएट डिलीवर हो जाए, पेमेंट बाद में हो, या पेमेंट अभी हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन मैटेरियलाइज हो जाता है। ओके ओके मैम। नाउ ये जिसका मैं ऑफ करूं, जिसका भी ये ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। योगेश मुडगल,
Now, essential elements of contract of sale. Following are the essential elements. 2 parties. हमें पता है 2 parties तो होनी ही चाहिए. एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब गुड्स जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इंटेंशन भी होना चाहिए हमें कि देना है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, एब्सोल्यूट ओनरशिप. डिलीवरी इमीडिएट या इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर डेट पे. इमीडिएट अभी साथ में ले जाओ, इंस्टॉलमेंट में पार्ट हो रही है. जैसे सपोज हमने 8 चेयर खरीदी, 8 चेयर में से जो है वो 4 तो हम कहेंगे हमारी गाड़ी में आ जाएगी, इसको रख दो हमारी डिग्गी में, और 4 कल आप डिलीवरी कर देना. दैट इज इंस्टॉलमेंट में. फ्यूचर डेट हमने उसने हमें सिर्फ सैंपल दिखाया. लाइक छोटी छोटी एग्जांपल्स देती हूँ. कर्टन्स खरीदने जाते हैं आप लोग. कर्टन्स अगर हमें बनवाने हैं, एक तो होते हैं रेडीमेड कर्टन्स है आपके पास शॉप के पास, एक हमें कर्टन्स बनवाने हैं. तो कर्टन्स बनवाने हैं तो कभी जाके देखना फर्नीचर शॉप में, वो हमें बहुत सारी बुकलेट्स दिखाता है और उसमें कर्टन्स के सैंपल कटिंग्स लगी होती हैं. हम वहां से क्लॉथ पसंद करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं उसको कि ये क्लॉथ चाहिए, इतना मीटर चाहिए, और वो हमें फ्यूचर में उसको डिलीवर करता है. तो वो हो गई डिलीवरी एट फ्यूचर डेट. प्राइस, जो भी हमारा एग्रीड प्राइस होता है, मनी कंसिडरेशन. A contract of sale may be absolute और conditional. Contract of sale absolute clear cut हो सकता है, conditional हमारी choice के ऊपर हो सकता है. और जितनी भी valid contract के parts हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो सारे essential elements इस contract of sale में present होते हैं. बस इतने ही essential elements हैं contract of sale के. Now ये difference important होता है, difference between sale and agreement to sale. आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा मैं बता देती हूँ. सेल इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में. एग्जीक्यूटेड क्या होता है और एग्जीक्यूटरी क्या होता है. एग्जीक्यूटेड क्या होता है? जो हो चुका होता है कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है? जो पहले ही हो चुका होता है. कंप्लीटेड बाय पार्टीज. हाँ, बोथ पार्टीज से कंप्लीट होगा. कंप्लीटेड बाय बोथ द पार्टीज. एंड एग्जीक्यूटरी कि किसी एक का पोर्शन अभी बाकी है. ठीक है. नाउ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना. क्या मतलब होता है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मैम राइट इन पर्सनम का मतलब मैम पर्सन के अगेंस्ट. मैम राइट इन पर्सनम तो होता है एक मिनट, एक एक बोलेगा कोई. एक जना बताओ मुझे सिर्फ मैं बोलूं? पहले. हाँ बताओ. मैम राइट ऑफ रैम मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड. हाँ, राइट एंड अगेंस्ट वर्ड लिख लीजिए आप लोग जिसको लिखना है. राइट ऑफ रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. कोई एग्जांपल देंगे? जनरल ऑफर इज अ राइट इन रेम. जनरल ऑफर कैसा होता है? मैंने ऑफर दिया तो सभी लोग, हम कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, हमें जनरल ऑफर पता होता है. ये ऑफर सभी के लिए है, इस पूरी दुनिया में जो भी उसको एक्सेप्ट करे उसके लिए बेनिफिट होगा. तो राइट इन रेम इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. और राइट इन पर्सोना, पर्सन के अगेंस्ट जो राइट होता है, एक पर्सन के अगेंस्ट. वो अगर हमें कुछ, हाँ, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहे हैं, सभी लोग उसके लिए हमें, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज चाहिए, तो मैं सभी उसके लिए इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, मुझे स्पेसिफिक पर्सन से ही उसका रिलीफ चाहिए. दैट इज राइट इन पर्सोना. एक डेफिनेशन और ऊपर देख लेते हैं, उस पॉइंट को क्यों छोड़ें. इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली. An agreement to sale में the ownership of, यहाँ पे क्या है? Ownership of the goods is transferred to the buyer at some future date. आज कुछ नहीं हुआ है, आगे future date में ट्रांसफर होगी. Now the seller cannot resell that. जब सेलर के पास कुछ गुड्स ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है, तो फिर लिंक कर लो कि उसके पास रीसेल का भी कोई राइट नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता. एग्रीमेंट टू सेल में अभी सब्सिक्वेंट बायर लेगा गुड्स, गुड्स किसके पास है? सेलर के पास ही है, तो उसके पास टाइटल भी होगा. In this case, if the subsequent buyer takes in good faith and for consideration he gets a good title, the original buyer may only sue the seller for damages. Original buyer.
अगर ओरिजिनल बायर जो कह रहा है कि मैं गुड्स खरीदूंगा, उसको वो गुड्स लेना पड़ेगा और सेलर को वो सिर्फ डैमेज के लिए ही स्यू कर सकता है। अगर उसका डिफेक्टिव गुड्स निकला तो वो उसको स्यू कर सकता है, और वो क्योंकि स्पेसिफिक कर कर आ गया है गुड्स को, तो अब उसके पास गुड टाइटल मिल गया है, गुड फेथ में गुड टाइटल मिल गया है उसे गुड्स का। If goods are destroyed, the loss will be borne by the buyer, even though they may be in possession of the seller. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लॉस किसका होगा? बायर का। The loss will be borne by the seller, even though the goods may be in possession of the buyer. अभी उसने राइट्स ट्रांसफर नहीं किए तो लॉस किसका होगा एग्रीमेंट टू सेल में? सेलर का लॉस होगा। If the buyer becomes insolvent before payment is made, the seller has to deliver the goods to the official receiver. ये एक important point है। Official receiver, unless he has lien on them. Lien? What is lien? What do you understand by lien? हम जब्त करना। जब्त करना, ठीक है। सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। यहाँ तो कोई राइट ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो सेलर जो है वो उसको ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स देने से मना कर सकता है। इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट बाय सेल के केस में, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। ये सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इनसे डील करते हैं। The buyer cannot claim the goods, he can only claim returnable dividend for the amount paid by him. जितना मैंने दिया है, अगर मैंने कुछ एडवांस पे किया है तो मुझे एडवांस वापस चाहिए होगा, या अगर मैंने कुछ एडवांस पे किया है तो उतने अमाउंट की जो सर्विस होती है मुझे वो सर्विस मैं क्लेम कर सकता हूँ। पूरा गुड्स मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। Sale is liable to sales tax. Agreement to sale is not liable for sales tax. बस ये सेल्स टैक्स का एग्जांपल है। इट इज लायबल फॉर सेल्स टैक्स व्हेन इट रिफरेंस इन द सेल। अभी कुछ नहीं है, आप बस इतना ही पॉइंट इसको लर्न करना। डेफिनेशन ऑफ गुड्स जो हम देख चुके हैं, आगे हम ये देखेंगे टाइप ऑफ गुड्स। गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल इज डिवाइडेड इनटू एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आज प्रेजेंट है, फ्यूचर गुड्स जो क्या होंगे अभी फ्यूचर में प्रोड्यूस होंगे, मैन्युफैक्चर्ड होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे या एक्वायर्ड होंगे। ओके, हमने जो तीन पढ़े थे वो फ्यूचर गुड्स में आएंगे। कंटिंजेंट गुड्स मैम ये भी एक तरह से फ्यूचर गुड्स ही होते हैं पर किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल मैम फ्यूचर क्रॉप। हाँ हो सकती है फ्यूचर क्रॉप। और मैम फ्यूचर क्रॉप पर फ्यूचर गुड हो जाएगी ना फिर तो। हाँ वो ठीक है कि कंटिंजेंट गुड भी एक टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स ही होते हैं। आपके एग्जांपल दिया हुआ है, फ्यूचर क्रॉप्स, एक्स, गुड्स टू अराइव, ये सारे जो है वो कंटिंजेंट गुड्स में होंगे। ठीक है, यही खत्म कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये दिया हुआ है आपका स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स हो गया, असर्टेन गुड्स बता दो मुझे क्या होता है और अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है। चलो अनअसर्टेन गुड्स बताती हूँ। एक सोसाइटी में, हाँ जी बोलो। मैम मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हमें ये परचेज करना है, लेकिन सिलेक्ट वगैरह जो भी है वो बाद में करेंगे। हाँ अनअसर्टेन गुड्स वही होता है, जैसे एक सोसाइटी है वो बन रही है, अभी हमें पता चला उस सोसाइटी में 250 फ्लैट्स हैं, 250 फ्लैट्स। हमें भी एक फ्लैट चाहिए, हमने उस फ्लैट को बुक करा दिया है। अब ये 250 फ्लैट में से किस टावर में हमारा कौन सा फ्लैट किस फ्लोर पे होगा ये अभी असर्टेन नहीं हुआ है, तो इसे कहेंगे अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, लॉटरी सिस्टम से जब अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद अगर आइडेंटिफाइड हो गया कि इसमें 8 टावर हैं
और 8 टावर में से ये 7th टावर में 7th फ्लोर पे 706 वाला हमारा घर है, तो असर्टेन गुड्स हो जाएगा। अभी क्लियर है? फ्यूचर गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पढ़ के देखें। स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन at the time of contract of sale is made. It is essential that the goods are identified and separated from the other goods. Certain goods are identified after the contract of sale as per the terms decided. Certain goods may be normally क्या होता है, specific goods जो मेरे पास आज goods ready है, रेडी है, मैं उसमें से चूज कर रही हूँ, और असर्टन और अनअसर्टन अभी कुछ रेडी नहीं है, नॉट रेडी। तो ये दोनों फ्यूचर के अंदर से जब हम असर्टन और अनसर्टन करेंगे तब डिसाइड होगा। ठीक मैम है, मतलब असर्टेन गुड्स को हमने देखा नहीं है कभी, है ना मैम? अभी नहीं देखा है, बस उसके बारे में सारी चीजें पता है हमें। हाँ सारी चीजें पता है। ठीक है, दिया हुआ आपको। in the way even the goods are same, the identity of goods in packets, lots or otherwise has to be allotted to a specific buyer. Goods are normally apportioned by the seller and the buyer agrees. Buyer can himself apportion goods with the consent of the seller. However, all goods has to be ascertained and apportioned before transfer of possession. मतलब जैसे आम की पेटी खरीदनी है, एक मैंगो सेलर है, वो मैंगो सेलर से हमें आम की पेटी खरीदनी है, तो हमने उसको बोल दिया। अब हमें एक आम की पेटी तो हमने बता दी, बट कौन सी पेटी हमें मिलेगी, उसकी तो पूरा गोदाम भरा हुआ है ना, वहां से हमें कौन सी पेटी आएगी 10 kg की हमें नहीं पता। जब वो आ जाएगी तब हमें पता चलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर वो हमारा थोड़ा नोन है तो हम कहते हैं कि बच्चा भाई वो अपनी ये जो पेटी है उसमें कोई खराब आम ना हो, हम खुद ही बना ले, तो वो अलग चीज है। वही चीज आपको ये सर्चन की है कि कई बार बायर को भी राइट्स मिल जाता है, बायर कैन himself apportion goods। ठीक है, फ्यूचर गुड्स हो गया, कंटिजेंट्स हो गया। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ केविड एम्प्टर, ये क्या होती है? दो डॉक्ट्रिन होंगी आपके पास यहाँ, आप लोग एक बार रीड तो कर चुके हो। डॉक्ट्रिन ऑफ केविड एम्प्टर, जो माइंड में हो वो मुझे बताओ। Let the buyer be aware होता है, वो तो सामने लिखा है, मुझे सिर्फ आप लोग क्या समझे वो बताओ। वर्डिंग्स आप बना लोगे, आप लिख लोगे। हम बायर को पूरा चेक करना चाहिए गुड्स को, बाद में फिर सैलरी गलती नहीं होगी। डॉक्ट्रिन क्या कहती है? मैम जो बायर है वो रैशनल होना चाहिए, उसे गुड्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, नॉट नेसेसरी। फिर नहीं पता। ये डॉक्ट्रिन ये कहती है गुड्स के बारे में सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम गुड्स खरीदने जा रहे हैं, कोई गुड्स खरीदने जा रहे हैं, तो जो एक नॉर्मल पर्सन उसको जो इंस्पेक्ट कर सकता है वो उसने खुद इंस्पेक्ट करना चाहिए। सपोज आप शर्ट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, शर्ट्स के बहुत सारे क्लॉथ्स के टेक्सचर्स होते हैं जो जिनकी आपको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, वो सेल्समैन आपको बताएगा, वो शॉपकीपर आपको बताएगा। बट आप शर्ट में एटलीस्ट इतना तो उठा के देख सकते हो ना कि उसमें कोई छेद ना हो। कल आप वापस आओ और उसको कोर्ट में केस करो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाओ, ये करो वो करो कि इसमें तो इसने छेद वाली शर्ट दे दी, तो जज क्या कहेगा कि ये तो कॉमन सेंस था ना। मतलब एक कॉमन सेंस के साथ भी जिसको कुछ नहीं पता है वो भी एक शर्ट को उठा के इतना देख सकता है कि इसके बैक साइड में ये छेद है, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये मैं ना खरीदूं। ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि बायर को इतना रैशनल वर्क करना चाहिए। ओके, यही तो बोला था मैंने, यही बोला था, यही तो बोला था मैम, बायर रैशनल होना चाहिए। बायर रैशनल होना चाहिए नहीं, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल होके नॉर्मल इंस्पेक्शन की उसके पास इतनी, अब वो चीज, हाँ ठीक है आपने सही बोला वो, ठीक है।
थोड़ा सा इसको रीड कर देते। डॉक्ट्रिन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस इसके दिए हुए। डॉक्ट्रिन का पढ़ लेते हैं जरा सा। This principle underlies the concept that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality required by him. उसको खुद सेटिस्फाई करना चाहिए अपने आप में। It is the fundamental principle of law. ऐसा होता है ना, हम शॉप की अगर हमें सूट खरीदना है तो हम उसको बोलते हैं हमारे साइज का सूट दिखा दो, तो कई बार वो पूछता है कि आपको 42 आएगा 44 आएगा, तो हम कहते देख लो, हम तो सामने ही खड़े हैं। वैसे हम शर्ट 44 की पहनते हैं, तो वो आपको अगर 44 साइज का ब्लेजर दिखा रहा है और आप 44 साइज का ब्लेजर, हाँ ठीक है तुमने कहा है तो ये फिट आएगा, लेकर आ जाते हो, घर आने के बाद पता चलता साइज तो 44 ही है लेकिन स्लीव छोटी है, तो उसमें आपको देखना चाहिए ना, उसने आपको 44 साइज का ब्लेजर दे दिया है और ब्रांड टू ब्रांड साइज में थोड़ा डिफेक्ट होता है, तो आप उसको ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको 42 आ रहा है या 44 आ रहा है। आप तो सामने शॉपकीपर के खड़े हो, वो आपको ट्राई भी करा रहा है, दिखा भी रहा है। दिस इज द थिंग, सेटिस्फाई योरसेल्फ। आपको क्या क्वालिटी चाहिए, आपको किस क्वालिटी में चाहिए, आप उसको टच करके तो देख सकते हैं ना क्वालिटी क्या है। ओके, नाउ जल्दी से हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी डॉक्ट्रिन को जब हम लिखते हैं तो उसके एक्सेप्शंस साथ में जाना इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला एक्सेप्शन है where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller, and the goods are of description which it is the course of the seller business to supply. There is an implied condition, that the implied condition होती है that the goods shall be reasonably fit for such purpose. Accordingly, the seller cannot get any immunity on the grab of captive emptor. ये मैं एग्जांपल देके समझा दूंगी आपको। Implied condition as to marketability, where the goods are bought by description from the seller in goods of that description. Conditions as to wholesomeness in case of foodstuffs and other goods meant for human consumption, when the seller commits fraud and when there is a uses of trade. Exceptions क्या दिए हुए हैं? आप समोसे खरीदने गए, ठीक है, तो समोसों को हम टेस्ट करके तो वहां नहीं देखेंगे ना फायदा क्या हुआ, या हम समोसों को तोड़ तोड़ के तो नहीं देखेंगे। हम उससे क्या पूछते हैं, समोसों के केस में, मिठाइयों के केस में हम उससे यही पूछते हैं ये फ्रेश है, यही पूछते हैं ना। समोसे यही पूछते हैं ना, भैया कब के बने हैं, ताजे हैं, गरम हैं। हेलो, अब तो आवाज आनी चाहिए। यस मैम। यही पूछते हो ना? यस मैम। ठीक है, 10-15 आपने समोसे ले लिए। अब अगर वो कहता है कि मिठाई फ्रेश है या समोसा अभी बनाया, अभी 1 घंटे पहले ही बन के आया, अभी गरम है, अच्छा है, और आपने उसको समोसा ले लिया। 1 मिनट बेटा, देखो चार्जर देना प्लीज। हाँ, तो आपने अगर उसको परचेस कर लिया और परचेस करने के घर आने के बाद आपको डांट पड़ी कि समोसे तो बासी थे, अंदर का आलू बुझ चुका था, उसने सिर्फ आपको गर्म करके माइक्रोवेव में दे दिया, तो आप क्या करोगे? उसको जाके डांट सकते हो। अब वो यहाँ पे इसका फायदा नहीं उठा सकता कि आपको तो चेक करना चाहिए था। हम क्या चेक करते? समोसों को खा के देखते, सभी समोसों को खा के देखते या समोसों को तोड़ के देखते? नहीं, हमने आपको अपनी चीज बताई थी कि हमें फ्रेश मिठाई चाहिए, हमें फ्रेश समोसा, गरम समोसा चाहिए, तो ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस डॉक्ट्रिन का फायदा उठा के वो सेलर बच नहीं सकता, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया है, कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड गुड्स। ये क्लियर हो गया? नाउ अब ये वाला जो एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। सपोज हमें अपना गेहूं स्टोर करना है, हम एक फार्मर हैं और हमें 25 कुंटल गेहूं स्टोर करना है। अब हमें ऐसा एक स्टोरेज बॉक्स चाहिए जिसके अंदर 25 कुंटल आ भी जाए और साथ में खराब भी ना हो, ठीक है। हम जाएंगे मार्केट में, वो जो बर्तनों की बड़ी बड़ी शॉप होती है उनके पास जाके बोलेंगे कि हमें 25 कुंटल का गेहूं का स्टोरेज का बॉक्स दिखा दीजिए। तो अब वो हमें जो बॉक्स दिखाएगा, कि क्योंकि वो डेली डील करता है, उसको आइडिया है कि इस बॉक्स में 25 कुंटल गेहूं आ जाएगा
और उसके अकॉर्डिंगली हम आते हैं, और 25 कुंटल में अगर 1-2 किलो कम ज्यादा गेहूं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 25 कुंटल में अगर 20 कुंटल ही गेहूं आ रहा है तो हम उसे जाके बोलेंगे ना, हमने अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताई थी, तो वो हमें अगर बोलता है कि नहीं नहीं ये डॉक्ट्रिन में दिया हुआ है आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए, तो अब वो सेलर इस डॉक्ट्रिन का फायदा लेके बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम 25 कुंटल गेहूं तो उसकी दुकान में डाल के नहीं देखेंगे ना, हम तो उस पर रिलाई कर रहे हैं, हम उसकी जो उसका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है उस पर। भरोसा, बोलिए। भरोसा भरोसा, सेलर के ऊपर, सेलर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन का ये एक्सेप्शन है कि अगर बायर अपनी स्पेसिफिक चॉइस, अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको बताता है तो उसे वो चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर नहीं कर सकता तो मना कर दे, अदरवाइज वो जो दे रहा है वो उसको रिलाई करना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू मार्केटेबिलिटी, इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब क्या होता है? जो मैम वर्ड्स और क्या जो होती है बोलनी नहीं में पड़ती, होते हैं, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती है, तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? एक जना बताओ, एक कोई। हाँ जी जल्दी जल्दी करो। किसी गर्ल की वॉइस आई थी, बड़ी अच्छी सी थी, मैं नाम नहीं कैच कर पाई, मेरे स्क्रीन पे नहीं है। हाँ मैम आप थी विधि, तो आप बताओ धीरे धीरे। इसमें एक्सेंस और क्या कहते हैं उसके थ्रू बताया, वर्ड्स के थ्रू बताया नहीं जाता है। वर्ड के थ्रू बताया, राइट। एक्सप्रेस होती है कि जो लिखी हुई होती है कंडीशंस कि ये होगा ये होगा ये होगा। इम्प्लाइड का मतलब है कि वो प्रोडक्ट, वो गुड्स हम जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो पर्पस सर्व होना चाहिए। सपोज आप फैन लेकर आए हो, एसी लेकर आए हो, क्या पर्पस होगा फैन का? एसी का क्या पर्पस है? एसी का पर्पस है कि रूम ठंडा होना चाहिए, है ना। अब एसी लाए, सब कुछ ठीक है, और वो एसी कमरा ही नहीं ठंडा कर रहा है, और वो कहेगा कि नहीं कि लिखा तो नहीं था, तो नहीं, इम्प्लाइड कंडीशन है, जिस पर्पस के लिए ये गुड्स बना है वो पर्पस तो पहले सर्व होना चाहिए। तो implied condition as to marketability where the goods are brought by description from the seller in goods of that description, मतलब जो आपने ऊपर कंडीशंस लिखी हैं डिस्क्रिप्शंस में वो तो सही है, लेकिन वो गुड्स जिस पर्पस के लिए बना है वो भी उसको सेटिस्फाई, वो सर्व करना चाहिए। वो चीज बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसको चेक करे ना चेक करे, बट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द सेलर कमिट्स फ्रॉड, सिंपल है कि अगर आपने कोई ऐसा फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है कि हमारा इंटेंशन ही खराब है, ठीक है। फ्रॉड एंड मिस्टेक हम लोग देख चुके हैं डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो फ्रॉड में होता है कि हमारा इंटेंशन ही खराब है और हमने कुछ गलत किया है, और ये जो गलत किया जाता है वो इस तरीके से छुपाया भी जाता है कि पहली नजर में बायर को या सामने वाले को नजर ना आए, ठीक है, इसीलिए फ्रॉड किया जाता है। तो अगर आपने ऐसा कोई फ्रॉड कमिट किया है तो इस केस में जब बाद में पता चलता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। अब ये सेलर ये नहीं कह सकता कि आपने देखा नहीं था। लाइक मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक बार हमने एक कार खरीदी, कार खरीदने के बाद क्या, सेकेंड हैंड कार ली थी। कार क्या आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, ड्राइव करके देख सकते हो। हमने उसको इंस्पेक्ट करके देखा, ड्राइव करके देखा, जो एक्सपर्ट ड्राइवर था उसने ड्राइव करके देखा, उसने कहा कार ठीक है ले लो, ऊपर से जितना देख सकते थे जो कुछ वो देख लिया। कार आने के बाद क्या हुआ, 2 महीने तो वो ठीक चली, 2 महीने के बाद वो 5 दिन कार चलती थी, 2 दिन गैरेज थी, और वो इतना एक हेडेक हो गया कि मतलब होता ही था कि भाई 5 दिन मतलब फुल प्रूफ था, 5 दिन हम ऑफिस जाएंगे और 6 और 7 डे कार जो है वो गैरेज में ठीक होने जाएगी, और आप उसके लिए इन्वॉल्व हो गए। मतलब हम कार लेने के बाद भी 7 दिन बिजी रहते थे। फिर उसके बाद एक और मैकेनिक को टेस्ट किया कि शायद ये मैकेनिक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। दूसरे मैकेनिक से जब टेस्ट कराया तो वो बहुत स्मार्ट मैकेनिक था, उसने चेक करके बताया कि ये जो कार है इसका इंजन ऑलरेडी खुल चुका है एक बार, और आप सभी को पता होगा कि कार में अगर एक बार इंजन खुल जाना बहुत बड़ी चीज है, उसकी लाइफ में कभी इंजन खुलता नहीं,
अगर इंजन खुल जाता है तो कार की लाइफ खत्म हो जाती है। और इंजन खुल जाए ये चीज आप अपने रैशनल माइंड से, रैशनल लुक से चेक नहीं कर सकते। ये तो आपको सेलर को बताना चाहिए था। सो दिस इज व्हाट फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज कमिटेड, हमेशा याद रखो, फ्रॉड इज कमिटेड टू हाइड द फ्रॉड। फ्रॉड इस इंटेंशन से कमिट किया जाता है कि इसको छुपाया जाए। अगर सबको पता चला जाए तो फ्रॉड ही कहाँ रहा, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज अ यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब वो प्रोडक्ट जिस यूज के लिए बना है उस यूज में नहीं आया तो दूसरे यूज का क्या फायदा। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसा यूसेज ऑफ ट्रेड का? मैम जैसे हमने आयरन खरीदा, वो प्रेस क्या नहीं कर खरीदा? रहा। धीरे धीरे धीरे। आयरन मैम अच्छा। डायमंड। नहीं, आयरन वाला एग्जांपल, मैं नाम मेरे पास कैच नहीं हो रहा है जल्दी, तो जो आयरन वाला एग्जांपल दे रहे हैं उसको कंप्लीट करने दो। हाँ जी बताओ। मैम जैसे हमने आयरन खरीदा और वो आयरन ढंग से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, वो गर्म नहीं हो रहा, हाँ मतलब तो फिर हाँ उसका यूसेज भी खराब है एकदम। हाँ, यूसेज तो उसका खराब है, वो तो ठीक है। लेकिन यूज यहाँ पे जो यूसेज ऑफ ट्रेड है ना, वो ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज अगर दो जगह यूज हो सकती है, एक तो उसका बेसिक यूज है और एक सप्लीमेंट्री यूज है। तो अगर वो बेसिक यूज में ही यूज नहीं हो पाई तो सप्लीमेंट्री यूज में उसका क्या फायदा? वैसा कोई एग्जांपल बताओ मुझे। मैम डायमंड। डायमंड? अच्छा, क्या डायमंड का है? डायमंड को आप कहाँ यूज करोगे? बताओ जल्दी से। मैम कैमरा। हम्म, कैमरा मैम, कैमरा। कैमरा? हाँ मैम। एक ही तो यूज है, दूसरा कौन सा यूज होता है उसका? यहाँ पे ना और एक वर्ड ऐड कर लो, यूसेज ऑफ ट्रेड और कस्टम। और एक और पॉइंट ऐड कर लो, 6 पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ। 6 पॉइंट है बाय सैंपल। सैंपल, जो सैंपल आपने दिखाया, सेलर ने अगर हमें, सपोज आप वीट खरीदने गए, वीट के 3 क्वालिटीज हैं, ए बी सी। उसने हमें 3 क्वालिटी के सैंपल के वीट दिखाए, आपने ए क्वालिटी को पसंद किया, तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है कि अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ए के बेसिस पे हुआ है, तो वो हमें ए ही डिलीवर करे, राइट? तो उस केस में अगर वो हमें बी और सी डिलीवर करता तो वीट तो डिलीवरी कर दी उसने, लेकिन जो सैंपल दिखाया था वो डिलीवरी नहीं की, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। यूसेज ऑफ ट्रेड एक तो नॉर्मल हो जाता है, और एक किसी चीज को यूज करने का एक कस्टम होता है, लाइक बेडशीट। बेडशीट कहाँ यूज करते हैं हम? बहुत यूज करते हैं। एक तो हम अपने बेड पे करते हैं, फिर कहीं और गए पिकनिक तो हम वहां भी ले जाते हैं, वहां बिछा के बैठते हैं। बहुत जरूरत पड़ी अगर तो हम उसे बिछाने के साथ साथ ओढ़ने में भी यूज करते हैं ना। और अगर थोड़ी सी पुरानी हो गई तो हमने उसको, पेंटिंग हो रही है घर की तो फाड़ फाड़ के वहां भी यूज करते हैं। और अगर घर शिफ्ट किया तो उसमें सामान पैक करके उसका भी यूज करते हैं। बट उसका बेसिक यूज क्या है बेडशीट्स का? बेड पे बिछाना। बेड पे बिछाना। हाँ, अब अगर वो वहां पे डिफेक्टिव है, या आप लोग अपनी मम्मी से पूछना, बेडशीट में कान भी होता है। कुछ बेडशीट्स आती कि थोड़ी टेढ़ी होती है, उसको होता है कान, हिंदी में बोलते हैं कान होना उसके अंदर। तो अगर वो बेडशीट वैसी है, टेढ़ी है, तो उसका मैं क्या करूंगी? क्योंकि वो बेड पे बिछेगी नहीं, एक साइड से खींचोगे, एक साइड से लंबी, एक से छोटी, एक साइड ऐसे होता रहेगा। तो वो क्या हो गया? जो बेसिक उसका पर्पस है, जिस ट्रेड के लिए, जिस कस्टम, आप लोग एग्जांपल लिख लो, ये पॉइंट्स कभी भूलोगे नहीं, ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है सेल ऑफ गुड्स की। तो बेडशीट का जो बेसिक पर्पस है
वो तो सर्व नहीं हुआ ना। बाकी तो आप उसको उसके अंदर कुछ बांध के ले जाओ, उसको फाड़ के कुछ भी कर लो, पिकनिक में ले जाओ तब भी ठीक है, क्योंकि पिकनिक में आप ले जाओगे तो उसको पूरे खुले ग्राउंड में आप उस बिछाओगे, बिछ जाएगी। बट वो जो टेढ़ी वाली बेडशीट होती है वो आपके बेड पे प्रॉपर नहीं बिछेगी। तो ये यहाँ पे इसका ये एक्सेप्शन है। अगर ऐसी कोई चीज आई है तो उसे हम डिफेक्टिव चीज मानेंगे और सेलर उसको वापस करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टेढ़ी बेडशीट है ना, अगर आप उसको शॉप में खोल के भी देखोगे तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि ये टेढ़ी है, जब तक आप उसको अपने बेड पे बिछा के नहीं देखोगे। और एक कपड़ा ऐसा भी आता है कि वो फर्स्ट वॉश के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कान वाली बेडशीट आ गई। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या पढ़े? द सेल इज डिफाइंड एज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर ए प्राइस। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्यों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट होती है? मैम ओनरशिप के साथ रिस्क भी जाता है। ओनरशिप के साथ रिस्क भी जाता है। ओनरशिप वैसे क्यों इंपॉर्टेंट होती है? हम लोग स्कूल में होते हैं ना, अपनी बुक्स दे देते हैं, किसी को पेन दे देते हैं, तो हमने क्या ओनरशिप भी दे दी होती है उससे? नहीं, मैम पोजीशन दिया है। सिर्फ पोजीशन दिया होता है। आप अपने अभी साइकिल, स्कूटर या कार आप किसी को, अपने फ्रेंड को दे देते हो कि ले यूज कर लो, तो क्या उसको ओनरशिप भी मिल जाती है? नहीं। तो जब हम उसको ओनरशिप दे रहे हैं, इसका मतलब अब हमने रिटर्न में कुछ लिया है और इसे हम कहेंगे सेल। ठीक है, सिर्फ हमने आपको यूज करने के लिए, यूसेस के लिए कोई आइटम, कोई गुड्स दिया है, वो सेलेबल गुड्स है, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफर, वो सेल के अंदर नहीं आएगा, उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी। ओके, now it is essential to determine the exact point of time at which the property in the goods is transferred in favor of buyer. अब हमें क्या चाहिए होता है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, कब कहा जाएगा, किस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि हाँ अब हम वो बायर को हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। That property in goods means the ownership of goods. The term transfer of property means the transfer of ownership of the seller as to constitute the buyer real owner. क्योंकि जब हम उसे ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे तभी वो रियल ओनर बनता है। ठीक है, नाउ बाकी जनरल पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ लोगे। The primary rules for asserting when the property in goods passes from the seller to the buyer may be summarized as below. First point है, goods must be ascertained. For sale of in a contract for sale of unascertain goods, the property in the goods does not pass to the buyer unless and until the goods are ascertain. Unascertain goods तो आप ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हो। किस चीज की ट्रांसफर करोगे? हमेशा ओनरशिप स्पेसिफिक गुड्स की ही ट्रांसफर हो सकती है। तो पहला पॉइंट है, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। इंटेंशन, ये इसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंटाइटल टू कट टी ट्रीज ऑफ मोर देन 12 इंचेस ग्रेप, इसमें क्या हुआ है कि एक पेड़ पूरा बेच दिया हमने और कंडीशन ये थी कि मेरे पास डिलीवर करने के पहले इसको इस पीसेस में कट कर देना। तो जब तक ये इस पीसेस में, इसके जो डिफाइंड पीसेस हैं उसमें ये पीसेस कट नहीं होंगे, तब तक ये डिलीवरी नहीं हो सकती, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। पेड़ पूरा कट के रखा हुआ है। ठीक है, लाइक मुझे ना अमोनिया के पैकेट्स चाहिए, कहीं बारिश आ रही है तो उसको डालने के लिए। तो अब ये अमोनिया सेलर से मैंने बात की, अमोनिया सेलर के पास तो बहुत केजी स्टोर है, 25-25 केजी के उसके पास ड्रम है पूरे बड़े बड़े। मुझे 25 केजी एक साथ नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला कि हाफ ऑफ केजी के मुझे पैकेट बना दो, क्योंकि हाफ ऑफ केजी का पैकेट कैरी करने में इजी होता है, और हाफ ऑफ केजी के मुझे ऐसे 20 पैकेट डिलीवर कर देना। तो जब तक ये 25 केजी में से वो इतने केजी निकाल के तो मुझे नहीं बोलेगा ना कि ये आपकी डिलीवरी हो गई, ले जाओ, नहीं, वो जब तक मेरे 20 पैकेट हाफ ऑफ केजी के रेडी नहीं कर देगा तब तक वो मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20 पैकेट चाहिए हाफ ऑफ केजी के। सेकेंड पॉइंट है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज फॉर सच ट्रांसफर।
इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कौन दो पार्टीज होती हैं, सेलर और बायर। सेलर भी तैयार होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए और बायर भी रेडी होना चाहिए अब ओनरशिप लेने की। In a contract for the sale of a specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. किस टाइम पे, जब उन्होंने अपनी इंटेंशन बताई है उस टाइम पे। The intention of the parties is certain from the time of the contract. From the terms of the contract, the conduct with the parties and the circumstances of the case. When intention of the parties cannot be ascertained, rules contained in section 2024 are required to be applied for ascertaining the time of the transfer of property which are discussed hereunder. इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होने का जो मेन इंटेंशन है वो बायर का होता है। बायर बताएगा कि किस टाइम पर आप मुझे किस तरीके से ट्रांसफर कीजिए, उसके इंटेंशन को फुलफिल करते हुए हम ट्रांसफर करेंगे। शायद मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था कि गुड्स की डिलीवरी होनी है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरी फैक्ट्री पे और ऑफिस आवर में, और अगर मेरी फैक्ट्री क्लोज होती है 5:30 बजे तो मुझे 4 बजे तक गुड्स की डिलीवरी देना, ठीक है, सो दैट जो आप मुझे डिलीवरी दे रहे हैं उसको मैं इंस्पेक्ट भी कर लूँ और रोक के कर दूं और उस मटेरियल को मैं अपने गोदाम में स्टोर कर सकूं। आप अगर उसको, मेरी 5:30 बजे फैक्ट्री क्लोज होती है, 5 बजे लेकर आएंगे तो मैं उसे कब इंस्पेक्ट करूंगी, कब वो गुड्स को मूव करूंगी अपने वेयर हाउस में, या सॉरी वेयर हाउस में तो गोदाम में मूव करूंगी। तो इसलिए बायर का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5:30 बजे ट्रक ले जाके उनके पास रख देते हैं और कहते हैं मैंने आपको पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, तो बायर तो उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। या आप वीकडेज में ना आके वीकेंड में आते हैं तो उस समय बायर अवेलेबल नहीं है, या आपने फैक्ट्री की जगह उसके घर पे पहुंच गए तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स इन ए स्पेसिफिक गुड्स मेरा आइडेंटिफाई हो गया, बट स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके परचेज करने के बाद, आपकी सेल होने के बाद, आपकी पेमेंट होने के बाद उस पर एक बेसिक काम किया जाता है, तब आपको डिलीवरी होगी, तब आपको उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। बहुत अच्छा एग्जांपल बताओ, आप लोग ने अगर रेडीमेड जीन्स और ट्राउजर्स लिए होंगे तो आपने देखा होगा लेंथ तो फ्री होती है उसकी, जीन्स और ट्राउजर्स की। जब आप उसे परचेज कर लेते हैं, ट्राई करके उसकी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद वो नीचे से कट करता है और आपके लेंथ के अकॉर्डिंगली उसको स्टिच करके आपको देता है। जब तक वो कट नहीं करता है आप उसका पोजीशन ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो वो है, गुड्स तो आपके आइडेंटिफाइड हो गई, आपने जीन्स को ट्राई कर लिया, आपने उसका कलर वलर सब कुछ स्पेसिफाई करके गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, बट अभी वो जीन्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ अल्टर होनी है। ओके, यही एग्जांपल यहाँ दिया होगा। नाउ स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन ए डिलीवरेबल स्टेट, and specific goods in a deliverable state when the seller has to do something thereto in order to a certain price. तीनों एक से ही हैं। अनअसर्टन, वो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अनअसर्टन गुड्स, जब तक उसको असर्टन नहीं कर लेंगे वो डिलीवर नहीं हो सकता। गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल ऑफ रिटर्न, गुड्स ऑन अप्रूवल ये आप लोग ने 12th में पढ़ा होगा। सेल और रिटर्न, गुड्स हम किसी को दे देते हैं, मतलब जैसे सपोज हमारे घर में 5 पीसेस साड़ी के आ गए, ठीक है, ये इस बेसिस पे है कि आपको जो अच्छी लगेगी उसका प्राइस दे देना और बाकी साड़ियां वापस कर देना। सपोज ये साड़ियां देखते हुए मुझे ऐसा भी हो सकता है कि कोई साड़ी ना पसंद आए, तो इसको सेल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 5 साड़ी देखते हुए हो सकता है कि मुझे 2 साड़ियां पसंद आ जाए, 2 का मैं उनको पेमेंट भेज दूं और 3 जो है वो मैं रिटर्न कर दूं, तो ये क्या होगा, सेल कितने की होगी? 2 की। 2 की। तो यही होता है गुड्स ऑन अप्रूवल। अभी गुड्स अप्रूवल पे गया है, 5 साड़ी की मुझे ओनरशिप नहीं मिली है, वो मेरे पास ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे आया है, जिसकी मैं पेमेंट दूंगी, जिसे ओके करूंगी, वो सेल में कन्वर्ट होगी और बाकी की ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगी, वो रिटर्न हो जाएंगी।
When he signifies his approval on acceptance to the seller, when he does any other act adapting the transaction. कोई रीड करेगा इसको एक बार? आप लोग रीड करके देखिए कि इसमें कुछ जानना है, क्योंकि जितना मैंने आपको बता दिया वही अलग अलग सिचुएशन में यहाँ प्रेजेंट किया गया है। एक बार करो जल्दी से रीड। वो एग्जांपल दिया 3 डजन ऑफ सिल्क साड़ीज टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक बार रीड करके देख लो, कहीं पर कोई सेंटेंस है जो क्लियर नहीं है तो मैं उसे और क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। हाँ जी, रीड करके देख। सभी ने पढ़ लिया? सब पढ़ लो भाई। मैम एग्जाम्पल नंबर 2 बता दो एक बार। ये वाला मैम ये ज्वेलरी वाला। A delivered some jewelry to B on sale for cash only or return. Before B paid price, he pledged the jewelry with C. Held the pledge was not valid and A could recover jewelry from C. इसमें क्या है? A ने B को डिलीवरी की, A ने B को ज्वेलरी की डिलीवरी की कि सेल फॉर कैश दो या रिटर्न कर दो। ठीक है, ट्रांजैक्शन इतना ही है। बिफोर बी पेड द प्राइस, बिफोर उसने बी ने मतलब उन्हें प्राइस पे
बी है। जब तक वो प्राइस पे नहीं करेगी उसके पास ओनरशिप आएगा नहीं आएगा। तो जब जिस चीज की आपके पास अभी ओनरशिप ही नहीं है उसे आप आगे प्लेज, आप उसे कैसे प्लेज कर सकते हो? ठीक है, तो उसने अगर बी ने बिना ए को प्राइस पे किए, बिना उससे ओनरशिप लिए वो प्लेज कर दे रही है सी को ज्वेलरी का, तो इसमें क्या होगा? प्लेज वैलिड नहीं मानी जाएगी और ए अपनी ज्वेलरी जो है वो सी से रिकवर कर लेगा। मैम प्लेज मतलब प्लेज होता। आपकी वॉइस क्लियर नहीं, थोड़ा धीरे से बोलो। हाँ प्लीज अपना क्वेश्चन मैम रिपीट कीजिए। प्लेज मतलब सेल होता है। प्लेज मतलब गिरवी रखना कहते हैं ना जिसे, दैट इज प्लेज्ड। तो उसने सी को प्लेज कर दी वो प्रॉपर्टी, उसके उसको देकर उसके अगेंस्ट में कुछ ले लिया। तो अब तो ये ऐसा हो गया ना किसी और की प्रॉपर्टी को प्लेज कर रहे हो, क्योंकि आपने तो अभी उसका प्राइस पेड नहीं किया, तो आपके पास ओनरशिप आई नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। और किसी का कोई डाउट? रिक्स प्राइमा फेसी passes with property, सेक्शन 26। इसका मतलब रिक्स प्राइमा फेसी मतलब रिक्स प्रॉपर्टी के साथ साथ रिक्स भी जाता है। प्रॉपर्टी का अगर आप पोजीशन दे रहे हो तो पोजीशन के साथ साथ रिक्स भी जाएगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसको ओनरशिप नहीं देते हैं तब तक किसके पास रिस्क रहता है? सेलर के पास रहता है। लेकिन जब आप उसे ओनरशिप दे देते हैं बायर को, तो रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा, चाहे उसके पास उसका पोजीशन ना हो, डिलीवरी अभी नहीं मिली है, ओनरशिप भी मिला है, लेकिन रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का रिस्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ड्रेस खरीदा, परचेज किया, एक पैजामा कुर्ता खरीदा, जेंट्स पैजामा कुर्ता आपने एक शॉप से खरीदा और उसको ऑल्टर करने के लिए दे दिया। आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा क्लॉथ्स का अल्टरेशन तभी होता है जब उसका फुल पेमेंट हो जाए। आपने फुल पेमेंट कर दिया, आपने उसको अल्टरेशन के लिए दे दिया, उसने कहा कि आप कल ले लेना या 2 दिन के बाद उसने आपको कहा ले लेना, और इस बीच में उसकी शॉप डिस्ट्रॉय हो गई। उसकी शॉप के साथ साथ उसका काफी मटेरियल भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें आपका वो ड्रेस, उसका पैजामा कुर्ता भी डिस्ट्रॉय हो गया। किसका लॉस है? रिस्क किसका है? आप तो कहोगे मेरे पास अभी तो पोजीशन आया ही नहीं, बट ओनरशिप तो आ गई थी। रिस्क किसका है? मैम आपका। बायर। बायर का, हमारा, मेरा रिस्क है। ठीक है, वही दिया है सेक्शन 26 में। अगर आपके पास ओनरशिप आ गई है, रिस्क आपका है। ठीक है, एक बार मैंने एक गोल्ड शॉप से बैंगल्स लिए थे, 2 बैंगल्स लिए थे गोल्ड के। मैंने उसका पूरा पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, बैंगल्स ले भी लिया वहां से, उसकी शॉप से बाहर आई नहीं थी। मतलब मेरे साथ रियल इंसिडेंट्स हुआ है, उसके शॉप के बाहर नहीं आई थी। आई थॉट इसको कि बैंगल्स को पर्स में कैरी करूं, इससे अच्छा मैं इसे हाथ में पहन के कैरी कर लेती हूँ। तो मैंने उसे हाथ में पहना, जब तक ट्राई कर रही थी, ले रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ किया था, कुछ नहीं हुआ था उस बैंगल्स को। और जब पूरी पेमेंट हो गई और डिलीवरी भी मेरे हाथ में आ गई, तो मैंने उन बैंगल्स को पहन लिया। लेकिन पहनने तक क्या हुआ, मेरे लेफ्ट हैंड का जो बैंगल था वो ऐसे हो गया। हम शॉप के बाहर भी नहीं आए थे। मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ। मैंने उसको बोला कि ये तो हो गया है, तो अब मुझे इसको फुल रेट्स में आप, और आज की अभी की रेट में आप इसको एक्सचेंज करके दो, मैं दूसरा पीस ले लूंगी। नहीं, उसके जो जीएसटी का लॉस था, जो उसके रिटर्न का लॉस था, वो सारा लॉस मेरे ऊपर आया।
बहुत देर आर्ग्यूमेंट्स हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मतलब सेल तो कंप्लीट हो गई थी ना, उनके सिस्टम में तो चढ़ गई थी, उनके सिस्टम से स्टॉक बाहर हो गया था, उनके पास पेमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो रिस्क मेरा है. दिस इज द सेक्शन 26. Risk prima facie passes with property. Now, next point, effect of destruction of goods, section 7. नेक्स्ट क्लास ले हम लोग किसी दिन, नेक्स्ट वीक. ओके यहाँ से अफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से. अभी इसके ऊपर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझे. मैम जैसी आपकी इच्छा. आप लोग और पढ़ना चाहते हो? मैम एक डाउट है मेरा. हाँ पूछो पूछो. मैम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स का डिफरेंस है. कहाँ लिखा है ये? मैम 111 MCQ 27 में. डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स. ये कहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स? मैम मैम ये MCQ है. MCQ में है. ऑप्शन सी है मैम. एमसीक्यू में डिफरेंस पूछ लिया आपको? नहीं मैम, मतलब पूछना ही है डिफरेंस क्या होता है दोनों. अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है वो गुड्स को स्पेसिफाई कर रहा है. जैसे वार फ्रेंजर सर्टिफिकेट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होता है, क्योंकि ये वार फ्रेंजर जो सर्टिफिकेट होता है वो ये बताएगा कि मेरे पास इस समय इसका इतना इतना मटेरियल अवेलेबल है. ठीक है, ओके. सीमेंट की बोरियां हैं, सीमेंट की बोरियां हैं 50 बोरी इतने केजी की, ये इतने केजी की एक एक बोरी और 50 बोरी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ये वो लिख के दे देगा और जिसका ओनरशिप होगा वो उसके नाम पे वारफिंजर सर्टिफिकेट इशू कर देगा. अब आप उसके बेसिस पे डिलीवर कर लोगे. ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. नाउ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, उसमें बिल्कुल स्पेसिफाई होता है. वारफिंजर सर्टिफिकेट में मे भी पॉसिबल कि वो आपका नाम ना लिख के दे, आप उसको हैंड टू हैंड आगे पास कर दीजिए. वार वेंडर सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही सेल हो जाती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे हो जाती है. बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स वो स्पेसिफिकली बताएगा कि ये गुड्स मेरा है, मेरे नाम पे है. जैसे बिल ऑफ लेडिंग होता है, डॉक वेरेंट्स होता है, वहां पे नाम लिखा होता है पूरा. रेलवे रिसिप्ट होती है, रेलवे रिसिप्ट बाय नेम होती है. तो सो दैट मैं उसको जाके मैं पर्टिकुलर पर्सन अपनी आइडेंटिटी दिखा के उस गुड्स को क्लेम कर सकती हूँ. ये डिफरेंस है. आंसर क्या क्या है वहां पे? अभी सामने है आपके क्वेश्चन. यस मैम. आंसर्स क्या क्या है? 4 आंसर दिए होंगे आपको. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, और बी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सी है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स और डी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. नहीं, क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन. नहीं मैम, शेयर सर्टिफिकेट इज अ. क्वेश्चन क्या है? शेयर सर्टिफिकेट इज अ. और मैम ऑप्शन है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है वो शेयर सर्टिफिकेट. वैसे शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स है. शेयर सर्टिफिकेट हमेशा बाय नेम होता है. अगर ट्रांसफर भी हो जाता है तो शेयर सर्टिफिकेट अब तो होता नहीं है, पहले होता था. शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड में जिसको ट्रांसफर दिया जाता है उसका नाम लिखा होता है. ओके मैम. ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली बाय नेम होता है शेयर सर्टिफिकेट. शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. और कोई क्वेश्चन? एंड करूं?
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके वेलकम बेटा. Thank you, ma'am. ओ मोस्ट वेलकम. मैं आपको मैसेज दे दूंगी मंडे क्लास लेती हूँ या ट्यूसडे लेती हूँ, या फिर थोड़ा कम ड्यूरेशन की मंडे और ट्यूसडे आपका करके नेक्स्ट वीक करती हूँ. ठीक है? ओके देन बाय, सी यू.